गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त राजेश बड़ारिया और आपके लिए एक बार फिर से एक नई सब्जेक्ट लेके उपस्थित हूं। वो है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अभी हमने कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ ली है, वो है आपके कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस पढ़ ली है और इसके अलावा हमने पढ़ ली है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट होने वाली है कौन सी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, सेट 2023 या यूजीसी नेट 2023 की। ओके, तो मेरी तरफ से मैं पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ आपके लिए। जो निचोड़ है, किस तरह से मैंने जेआरएफ क्लियर किया था, वो सारे के सारे चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तो मुझे चाहिए कि आपकी तरफ से भी 100%। ओके, क्लास बाद में देख लूँगा सर, एक बार सर की क्लासेस हो जाएगी, फिर मैं 1 घंटे में सारी देख लूँगा, मतलब एक दिन में सारी देख लूँगा, कभी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि कंटेंट काफ़ी हेवी है। ओके, उसको थोड़ा पचाने में टाइम लगता है, इसलिए कम कम अगर डोज आपके अंदर जाएगी, आप रेगुलर रहोगे तो आप आराम से इसको कर पाओगे। वरना एक ही दिन में सारी चीज़ें खाने की कोशिश करोगे लास्ट 5 दिन में तो अपच हो जाएगा और आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा। ओके, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट देखिए, ओवर द टाइम अगर आप पढ़ते रहोगे तो चीज़ें आसान लगने लग जाएगी, पर एक ही साथ अगर खाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है समस्याएं आनी चालू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। क्लासेस मेरी फास्ट ही रहेगी, स्पीड मेरी फास्ट ही रहेगी क्योंकि क्रैश कोर्स है और इतना टाइम है नहीं, डिटेल के अंदर पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, इसलिए मैं जितना ज़्यादा कंटेंट आपको कम समय देने के अंदर डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ से भी कई बार एक बार क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट के अंदर। आर्किटेक्चर क्या बताता है, आर्किटेक्चर डिस्क्राइब व्हाट द कंप्यूटर डज, कंप्यूटर क्या कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब हाउ इट डज, ऑर्गेनाइजेशन बताएगा कि ये कैसे करेगा। सेकंड देखिए क्या है, डील्स विथ फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर, ये कैसे डील करेगा, फंक्शनल बिहेवियर के साथ डील करेगा। कौन, आपका आर्किटेक्चर। जबकि ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ डील करेगा, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। किसके साथ, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। हर एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और डिफरेंस इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको फीलिंग आए, बिना फीलिंग के कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड देखिए, डील्स विथ हाई लेवल डिज़ाइन इशू, आर्किटेक्चर आपका हाई लेवल डिज़ाइन इशू के साथ डील करता है, जबकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लो लेवल डिज़ाइन इशू के साथ डील करती है। वाइल डिजाइनिंग ए कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड फर्स्ट, जब भी आपको कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन करना होगा तो सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर बनाना होगा, उसके बाद बारी होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। ये एक तरीके से आर्किटेक्चर एक नक्शा है और ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, उस नक्शे जो भी घर है उन सबको आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, इट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करता है। इट मेक्स कनेक्शन अमंग कंपोनेंट्स इन सिस्टम, मैंने बोला ना, ये जो भी सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स है उनके बीच में कनेक्शन। भाई ठीक है, आपने 2 कमरे तो बना लिए, उसके बाद फिर जाओगे कैसे, जाने के लिए क्या कनेक्शन दिया है आपने, गैलरी दी है, किस तरह के जाएगा, अभी नीचे कमरा है ऊपर कमरा, जाएगा कैसे, सीढ़ियाँ है या नहीं। 6 देखिए, इट कंप्राइज ऑफ लॉजिकल फंक्शन सच एज इंस्ट्रक्शन सेट, रजिस्टर्स, डेटा टाइप्स एंड एड्रेसिंग मोड। ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, आर्किटेक्चर के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल यूनिट लाइक सर्किट डिज़ाइन, पेरिफेरल एंड एडर्स। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलिए, अब हमारा डिफरेंस हो चुका है, अब हम आपकी की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है। सीओ के अंदर अगर किसी को भी समस्याएं हैं तो मेरा ये जो आज की क्लास आप जरूर देखिए। ओके, हालांकि क्लास थोड़ी फास्ट स्पीड में रहेगी, पर आप ध्यान से सुनिए, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिख रखी है ना। देर आर 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर। देखिए, शुरुआती दौर के अंदर जो कंप्यूटर आए थे और अगर आज के जो कंप्यूटर है उनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2 तरह के कंप्यूटर है। फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर, ऐसे प्रोग्राम जो फिक्स प्रोग्राम है, इट्स फंक्शन इज स्पेसिफिक, किस खास फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नो मेमोरी, मेमोरी नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेटर। भाई कैलकुलेटर भी आपका एक तरह का प्रोग्राम ही तो है, कंप्यूटर ही तो है जो किसी प्रोग्राम के ऊपर चलता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिक्स प्रोग्राम, क्योंकि इनके अंदर कोई मेमोरी हम यूज़ नहीं करते हैं और सिर्फ किस लिए काम आते हैं, कैलकुलेशन के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स। वेरी, इसने तो इवोल्यूशन ही ला लिया कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, स्टोर्ड कंसेप्ट लाके। दीज आर प्रोग्राम टू कैरी आउट मेनी डिफरेंट टास्क, अलग अलग कार्य कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड इन देम, अलग अलग एप्लीकेशंस इनके अंदर स्टोर रहती है। तो अब हम स्टोर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे।
द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय जॉन वॉन न्यूमैन। जो भी आज के जो आधुनिक कंप्यूटर है, जी हाँ, जो मॉडर्न कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर है, वो सारे के सारे कौन से कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। और इनको दिया किसने था? जॉन वॉन न्यूमैन। सभी ने नाम तो सुन ही रहा होगा, है ना? तो जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट देखिए, इन दिस स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट प्रोग्राम्स एंड डाटा आर स्टोर्ड इन सेपरेट स्टोरेज यूनिट कॉल्ड मेमोरीज। देखिए यहाँ पे क्या है कि मेमोरी का कंसेप्ट आया। देखिए नाम देखिए आप, फीलिंग लाइक स्टोर मतलब कुछ चीज़ें स्टोर करना, प्रोग्राम को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना, इसलिए यहाँ पे नाम आया स्टोर। स्टोर किस में करेंगे? मेमोरीज का। तो यहाँ पे जॉन वॉन न्यूमैन ने पहली बार कंसेप्ट दिया था कि हम मेमोरी का भी यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। भाई कैलकुलेटर में तो क्या होता है कि आपने कैलकुलेट किया और क्या हो गया, ऑफ किया तो वो सारा का सारा डेटा चला गया। पर आज के कंप्यूटर में क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आप उनको सेव भी कर सकते हो। तो अब जॉन वॉन न्यूमैन ने आखिर क्या आर्किटेक्चर दिया था? देखिए, गिवन इन 1945 इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ये जो कंसेप्ट है कंपोनेंट्स है, किसने सजेस्ट किए थे? जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो चलिए आइए हम इसी दिशा के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर दिया था उसको थोड़ा बड़े रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो वॉन न्यूमैन बेस्ड कंप्यूटर्स, जॉन वॉन न्यूमैन बेस्ड कंप्यूटर था, उसके अंदर क्या क्या था देखते हैं। यूजेज अ सिंगल प्रोसेसर। क्या यूज़ करता है वो? सिंगल प्रोसेसर। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूज़ वन मेमोरी फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। अब यहाँ पे देखिए, इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए एक ही मेमोरी यूज़ करता था, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर जो कंसेप्ट दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, अभी तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए, ऑब्वियसली बात है। पर हम क्या बात कर रहे हैं, वॉन न्यूमैन जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या और किस तरह का आर्किटेक्चर दिया है। एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम फॉलोइंग द फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। भाई जो भी प्रोग्राम है उसको आप सबसे पहले फेच कीजिए, फिर उसको डिकोड कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। फेच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट। इट यूजेस सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन सा कंसेप्ट यूज करता है? सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा का कंसेप्ट यूज करता है। कौन करता है? आपका जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो अब ये पिक्चर आ गई है, इससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है? सीपीयू का पार्ट है। किसका पार्ट है आपका? ये सीपीयू का पार्ट है। ओके, ये देखिए मैंने इसको तो बंद कर दिया। ये पार्ट है आपका सीपीयू का है, और सीपीयू के साथ इन्होंने क्या कर दिया? फिर मेमोरी अटैच कर दी। स्टोर्ड प्रोग्राम यही है। सब पहले आपके पास सीपीयू था, अगर सीपीयू के साथ आपने मेमोरी अटैच कर दी तो वो हो गया आपका स्टोर्ड कंप्यूटर। इससे पहले सिर्फ ये पार्ट था जो था आपका सिंगल प्रोग्राम कंप्यूटर। ओके, तो नई चीज़ क्या है? इन्होंने मेमोरी ऐड कर दी। फिर देखिए यहाँ पे सीपीयू के अंदर क्या क्या यूज़ किया गया? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या यूज़ किया गया? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और क्या आ गया? रजिस्टर। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि भाई सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स है, ध्यान रखना। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के अंदर देखिए फर्दर अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन हैंडल करने के लिए, एड्रेस हैंडल करने के लिए। प्रोग्राम काउंटर, CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, MAR, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर। यहाँ पे इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो जो भी आप इनपुट दोगे वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपका इस मेमोरी पार्ट के अंदर, सीपीयू पार्ट के अंदर। सीपीयू पार्ट उससे क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, और मेमोरी की सहायता से एग्जीक्यूट करेगा, और फिर से वापस कहाँ दे देगा? वो आउटपुट के अंदर दे देगा। तो ये कैसे काम करता है कैसे नहीं, ये देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे कंप्यूटर फंडामेंटल है। ओके, तो आपको पता ही है कि भाई इनपुट हम देंगे, उसके बाद जो डेटा जाएगा, फिर इन सारी सीपीयू के अंदर जो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट करता है। तो इन सब के बारे में हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। हाल फिलहाल जो स्ट्रक्चर है आपका, ये किसका है? आपका वॉन न्यूमैन बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन मॉडल। सबसे पहले आपका सीपीयू, फिर बसेस और मेमोरी यूनिट, इन सब को हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम सीपीयू के अंदर। सीपीयू की फुल फॉर्म पता है ना? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
से अब मत बोलना सर आपने सीपीयू की फुल फॉर्म ही नहीं लिख रखी है। देखिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूजीसी नेट के अंदर ये बाहर से नहीं पूछते, अंदर वाली साइड से पूछते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई काम कैसे कर रहा है कंप्यूटर। देखिए, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, कौन है? सीपीयू। इट्स मेजर कंपोनेंट्स आर एलयू सीयू रजिस्टर। बार बार बोल रहा हूँ मैं, एलयू सीयू और रजिस्टर, ध्यान रखना है ना, ये सीपीयू के मेजर कंपोनेंट्स है। देखिए अब इसको फर्दर अलग तरीके से आपको यहाँ पे शो कर रखा है। ये पूरा पार्ट हो गया आपका सीपीयू का, ये हो गया आपका मेमोरी पार्ट, और फिर आईओ को एक साथ बता दिया गया है। तो देखिए कैसे क्या दे रखा है। सबसे पहले हम सीपीयू के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आपका एएलयू है, फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे एक्यूमुलेटर है और जनरल पर्पस रजिस्टर है। देखिए सीपीयू के अंदर बहुत अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं, हर एक रजिस्टर्स का अलग अलग काम होता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सीओ के अंदर हम पढ़ते क्या है, अभी डिटेल पढ़ते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कैसे सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे जो रेड कलर के अंदर लाइंस दिख रही है वो आपकी क्या है, बसेस। बस जिसके अंदर हम बैठ के जाते हैं ना, बस स्टैंड, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, वही चीज़ इसके अंदर है। कोई भी डेटा होगा, एड्रेस होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह किस से ट्रैवल करेगा, बस से करेगा। देखिए रियल लाइफ में जो बस है वो कोई नाम यहाँ बस दिया हुआ है। बस यहाँ पे 3 तरह की बस है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, अलग अलग है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और कोई आम आदमी को ले जाने के लिए एड्रेस बस है, वीआईपी ले जाने के लिए डेटा बस है, और कंट्रोल बस क्या है, सिक्योरिटी, आर्मी, सीआईएसएफ, इनको ले जाने के लिए। या उन बसों के ऊपर नियंत्रण कौन करेगा, ये जो पुलिस वाले हैं वो ट्रैफिक वाले नियंत्रण करेंगे बाकी दोनों बसों के ऊपर। तो किसी भी तरीके से, किसी भी स्टोरी से आप आराम से समझ सकते हैं इनको। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक साइड तो ये मेमोरी से कनेक्टेड है बसेस, इन्होंने क्या कर रखा है, मेमोरी से कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, और दूसरी साइड है आईओ डिवाइसेस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आईओ डिवाइसेस कैसे काम करती है, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच में कैसे कम्युनिकेशन डायरेक्ट एस्टेब्लिश होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सीओ के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, ध्यान से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा। मेरी स्पीड हल्की सी थोड़ी फास्ट है ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ कोर्स, पर हर एक चीज़ इन नोट्स के अंदर लिखी हुई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप आराम से लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकालिए और देखिए। नहीं समझ में आए तो वीडियो के ऊपर वापस आके समझिए, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर 1 बाय 1 चीज़ के ऊपर। तो एलयू क्या होता है, इट परफॉर्म रिक्वायर्ड माइक्रो ऑपरेशंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या परफॉर्म करता है, माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन। इट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से हो गए आपके, एंड ऑपरेशन और नोट। तो अलग अलग तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो कौन करता है आपका, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, सीयू, कंट्रोल यूनिट को समझिए। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ एलयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। भाई कंट्रोल नाम से ही पड़ता है नियंत्रण करना, कंट्रोल का मतलब क्या, नियंत्रण। तो किस पे करेगा भाई, इसके अलावा जो भी चीज़ें उन पे करेगा, एलयू पे करेगा, मेमोरी पे करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे करेगा, रजिस्टर्स पे करेगा, जो भी अदर कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स बचे हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सब पे नियंत्रण कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। भाई कंट्रोल, ये मेजर है, मेजर। द कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट ऑफ पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर है ना, यहाँ पे पीसी ध्यान में रिप्रेजेंट करेगा प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर। द कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम काउंटर that contains the address of next instruction to be executed or to be fetched। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रोग्राम काउंटर से कई बार ये सीधी सीधी इस तरीके से लाइन आ जाती है ना। तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको फेच करना है उसका एड्रेस कौन होल्ड करता है, प्रोग्राम काउंटर। ध्यान रखना, क्या होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन नहीं होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। एंड एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर into which instruction are fetched from memory for execution are kept। अब जो आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, फेच करना है, उसको कहाँ रखा जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ध्यान रखना, प्रोग्राम काउंटर के अंदर तो उसका क्या रखा जाता है, एड्रेस।
और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जिसका भी एड्रेस है उसको रखा जाता है। इंस्ट्रक्शन को किसको रखा जाता है? इंस्ट्रक्शन को रखा जाता है। ओके। इट हैंडल्स प्रोसेसर ऑल सिग्नल, जितने भी तरह के सिग्नल्स आते हैं प्रोसेसर को, उन सभी को हैंडल कौन करता है? आपके कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ओके, एलयू हमने पढ़ लिया है, फिर अब हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर देखिए, रजिस्टर इज अ वेरी फास्ट कंप्यूटर मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन। रजिस्टर सबसे फास्ट होती है, ध्यान रखना, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा को एग्जीक्यूट करने, मेमोरी से अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। अ रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विथ ईच फ्लिप फ्लॉप्स केपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है रजिस्टर? क्या होता है आपका? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। बट एक बात ध्यान रखना, एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? एक बिट ही इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्या करता है? एक बिट ही इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। देखिए n बिट रजिस्टर है, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे इसके पास? n फ्लिप फ्लॉप। और इन्फॉर्मेशन कितनी होल्ड कर पाएगा? n बिट बाइनरी इन्फो। जितने बिट का आपका रजिस्टर है उतने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी और उतनी ही इंफॉर्मेशन ये होल्ड कर सकता है। कौन? रजिस्टर। चलिए, अब हमारे यहाँ पे CPU का क्या कंपोनेंट था हमने देख लिया। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं और मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो मेन मेमोरी यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी यूनिट के अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अक्यूमुलेटर क्या होता है? अक्यूमुलेटर। ये अक्यूमुलेटर क्या आपका? टाइप ऑफ एक रजिस्टर है। स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस मेड बाय एलयू। एलयू जो भी आपकी कैलकुलेशन करेगा उसका रिजल्ट स्टोर करेगा। देखिए वीडियो के अंदर आप बने रहिए, आपको ये सारी चीज़ें 2-2, 3-3 बार आने वाली है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। थोड़ा पेशेंस रखिए। आप ऐसा समझिए कि सर जल्दी पढ़ा है, जल्दी नहीं, ये चीज़ वापस रिपीट होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगी आगे। एक्यूमुलेटर स्टोर द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन मेड बाय एलयू। एलयू जो भी कैलकुलेशन करेगा उसका रिजल्ट कहाँ सेव रहेगा? एक्यूमुलेटर के अंदर। जनरल पर्पस रजिस्टर, दिस इज यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट डेटा रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कैन बी एक्सेस बाय असेंबली लैंग्वेज। कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट जनरेट होते हैं उनको होल्ड करने के लिए काम आते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या बहुत सारे एग्जांपल्स है, उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। हाल फिलहाल आप ध्यान रखिए, रजिस्टर जो हम पढ़ रहे हैं, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर। थर्ड हम पढ़ रहे हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर के अंदर फिर कैटेगराइज कर रखा है रजिस्टर को जिनका कुछ फिक्स काम है। फर्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर अभी हमने देखा था, इट कीप्स ट्रैक ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होगा उसकी मेमोरी लोकेशन होल्ड करेगा, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? एड्रेस होल्ड करेगा। द प्रोग्राम काउंटर देन पास दिस नेक्स्ट एड्रेस टू MAR। उसके बाद जो ये नेक्स्ट एड्रेस है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसे किसे पास कर देगा? MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। अब देखिए MAR क्या करता है यहाँ पे, इट स्टोर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन that need to be fetched from memory or to be stored in memory। ये क्या करेगा? It store the memory location of instructions that need to be fetched। अब instruction, अभी हमने क्या देखा, प्रोग्राम काउंटर के बाद ये क्या करेगा? जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है कहाँ पास हो जाएगा? आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, जो जस्ट एग्जीक्यूट होने ही वाला। अब इसके पास क्या रहेगा? वही चीज़ रहेगी, जो भी इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होने वाला होगा उसका क्या रहेगा? आपके यहाँ पे एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो यही तो लिखा हुआ देखिए, मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है? एड्रेस। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। इट स्टोर्स एनी डेटा दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू और स्टोर इन मेमोरी। ये क्या करेगा? जैसा नाम वैसा काम। ये क्या करेगा? डेटा होल्ड करेगा। ठीक है, क्या करेगा? डेटा। देखिए प्रोग्राम काउंटर एड्रेस होल्ड करेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी एड्रेस होल्ड करेगा। अब हम किस में आ गए? मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये क्या करेगा? डेटा होल्ड करेगा। वो डेटा जो या तो आपके मेमोरी से लेके आना है, कहाँ पे? CPU के पास, या वो डेटा जो CPU से कैलकुलेशन करने के बाद आपको मेमोरी के अंदर सेव करना है। ठीक है,
यहाँ लिखा हुआ ना, देखिए ट्रांसफ़र टू मतलब सीपीयू से मेमोरी में ट्रांसफ़र करना, और सॉरी ट्रांसफ़र टू का मतलब मेमोरी से सीपीयू की तरफ ट्रांसफ़र करना या सीपीयू से मेमोरी की तरफ स्टोर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब आईआर क्या करेगा, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड और विच इज टू बी डिकोडेड। ये क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा। अभी तक हमने प्रोग्राम काउंटर के अंदर देखा था कि वो एड्रेस होल्ड करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर देखा वो एड्रेस होल्ड करता है। अब क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को कौन होल्ड करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करेगा। ये डिफरेंस है, छोटे छोटे डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान रखिए। स्टेटमेंट को पढ़िए आप 2 से 3 बार। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द IBR। इसका मतलब ये है कि भाई अभी मान लीजिए इंस्ट्रक्शन 1 का नंबर है, फिर I2 I3, अभी जस्ट इसका नंबर चल ही रहा है, तो नेक्स्ट जो भी है जो यूज आने वाला है उसको क्या करें, बफर में के अंदर रख दिया जाता है। और बफर क्या है, ये इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, ताकि जब भी प्रोग्राम काउंटर को नेक्स्ट की रजिस्टर जरूरत पड़े तुरंत उसको नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर के अंदर पास कर दिया जाए। ओके, क्यू के अंदर रख दिया भाई, बफर के अंदर रख दिया। जैसे ये है, यहाँ वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो नेक्स्ट वाले जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको हमने क्यू में होल्ड करके रख दिया है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। तो अब आप बता सकते हैं कितने तरह के हमने रजिस्टर पढ़ लिए। सबसे पहले हमारा एक्यूमुलेटर, फिर जनरल पर्पस रजिस्टर, फिर स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि प्रोग्राम काउंटर किस तरह का रजिस्टर है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर या एक्यूमुलेटर है। किस तरह का है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। नेक्स्ट देखिए बसेस। अब हम बात करेंगे बसेस की। बसेस के बारे में अभी हमने देखा था ना ऊपर, यहाँ पे वापस आ जाइए एक बार डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे देखिए बसेस है ना। हमने देखिए प्रोग्राम काउंटर के पढ़ लिया, IAR के बारे में पढ़ लिया, ALU के बारे में पढ़ लिया, MAR के बारे में पढ़ लिया, MDR के बारे में पढ़ लिया, CU के बारे में पढ़ लिया, एक्यूमुलेटर के बारे में पढ़ लिया, जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर पढ़ लिया। 1 बाय 1 ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ही हम समझने वाले हैं इस COI के अंदर, है ना। ओके, बसेस का क्या काम होगा बताइए आप मेरे को। डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट। एक पार्ट, कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर डेटा लाना ले जाना किसका काम है, बसेस का। किसका काम है, बसेस का काम है। कनेक्टिंग ऑल मेजर इंटरनल कंपोनेंट्स टू द CPU एंड मेमोरी बाय द मीन्स ऑफ बसेस। CPU से और मेमोरी से कनेक्ट करना, CPU और मेमोरी से कनेक्ट करना किसका काम है, बसेस का काम है। ओके, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले, टाइप ऑफ बसेस। भाई ठीक है, बसेस है, कितने तरह की बसेस है, तो देखिए आपके पास है एड्रेस बस है, फिर डेटा बस है, और एक है आपके कंट्रोल बस भी बोल सकते हो, कंट्रोल बस। ओके, तो 1 बाय 1 हम इन सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एड्रेस बस सबसे पहली आपकी जो है वो क्या है, आपकी एड्रेस बस। दीज आर ग्रुप ऑफ वायर्स विच कैरीज एड्रेस ओनली। ये क्या है, वायर्स का समूह है जिनका काम क्या है, सिर्फ एड्रेस लेके जाना। एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। ध्यान रखना एड्रेस बस हमेशा सिंगल डायरेक्शन के अंदर वर्क करती है। माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि जो एड्रेस कौन जनरेट करता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। कौन करता है, आपका CPU जनरेट करता है। और उस एड्रेस के ऊपर हमें क्या करना होता है, डेटा आपको स्टोर करना होता है। और जब भी आपके जो एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है तो माइक्रो प्रोसेसर वापस एक एड्रेस जनरेट करता है, बोलता है बस इसको चाहिए उस जगह पे एक एड्रेस पड़ा हुआ है या इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है या डेटा पड़ा हुआ है, डेटा या इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, जाइए लेके आइए, उसे मुझे एग्जीक्यूट करना है। इसलिए एड्रेस बस हमेशा क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल। ध्यान रखना एड्रेस बस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज 16 बिट। अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो उसकी जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की है। हेक्साडेसिमल इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0000H to FFFFH। देखिए यहाँ फिगर की थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पे 3 तरह की बसेस है। यहाँ देखिए एड्रेस बस,
डेटा बस, कंट्रोल यूनिट। तो अगर आप एड्रेस बस देखोगे तो ये एक ही दिशा के अंदर है। किस दिशा के अंदर? एक ही। और यहाँ पे अगर इसका डायरेक्शन देखोगे तो ये एक ही है, हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की ओर या इनपुट आउटपुट डिवाइस की ओर। यहाँ देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा बस। दीज आर ग्रुप ऑफ वायर्स विच कैरीज डेटा ओनली। इनका काम क्या है? डेटा। भाई सबका काम बहुत सॉर्टेड है, सिंपल है। एड्रेस बस का काम है एड्रेस ले जाना, डेटा बस का काम है डेटा ले जाना। ये जो बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसे भी ट्रैवल कर रही है, ऐसे भी कर रही है। यहाँ भी देख सकते हो आप, है ना, यहाँ ऐसे भी ट्रैवल कर रही है और यहाँ पे इनपुट के अंदर इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे इनपुट अंदर देगा और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट आएगा। फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और वाइसा वर्सा। माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और वाइसा वर्सा, दोनों डायरेक्शन में दिख रहा है ना। ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू आईओ डिवाइस और वाइसा वर्सा। माइक्रो प्रोसेसर से आईओ डिवाइस और वाइसा वर्सा मतलब दोनों साइड से। तो यहाँ देखिए माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट में कैसे आएगी, ये ट्रैवल कर रही है और यहाँ से इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनपुट जा रहा है और आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट की ओर जा रहा है। ये ओके, यहाँ पे इस तरीके से ट्रैवल कर रही है ये, और यहाँ पे यहाँ से आएगी इस तरीके से। फिर देखिए डेटा बस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज 8 बिट। डेटा बस जो है 8 बिट है। व्हेन इट इज राइट ऑपरेशन द प्रोसेसर विल पुट द डेटा ऑन द डेटाबेस। ओके, जब भी राइट ऑपरेशन होगा, अगर इसको प्रोसेसर को कुछ लिखना होगा तो ये क्या करेंगे भाई साहब, जो भी डेटा है वो कहाँ रख देंगे, डेटा बस के अंदर ऊपर रख देंगे। और वो डेटा ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएगा, अगर मेमोरी के अंदर पहुंचाना है तो ट्रैवल करते हुए वो मेमोरी के पास चला जाएगा, और अगर आउटपुट के अंदर दिखाना है तो ट्रैवल करते हुए आउटपुट के अंदर ट्रैवल करने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, when it is read operation the memory controller will get the data from specific memory block and put it into data bus। अब जब भी रीड ऑपरेशन होगा, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, रीड ऑपरेशन। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन था, राइट ऑपरेशन। और अगर रीड ऑपरेशन है तो मेमोरी एलिमेंट क्या करेगा, यहाँ से डेटा लेके आएगा इस तरीके से और उसको कहाँ पुट कर देगा, आपके यहाँ पे डेटा बस के ऊपर। कब, जब रीड ऑपरेशन का। रीड कहाँ से करेगा, या तो मेमोरी से करेगा या कहाँ से करेगा, इनपुट से करेगा। तो यहाँ से भी लाके डेटा कहाँ पुट कर देगा, डेटा बस के ऊपर। कब, जब रीड ऑपरेशन होगा। राइट ऑपरेशन होगा तो या तो मेमोरी से आएगा, डेटा तो मेमोरी से आएगा और यहाँ से ट्रैवल करते हुए आउटपुट के अंदर भी शो कर सकता है और मेमोरी के अंदर भी लिख सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस को समझिए क्या बोल रहा है ये। दीज आर ग्रुप ऑफ वायर्स विच इज यूज टू जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करता है, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस टू कंट्रोल ऑल एसोसिएटेड पेरिफेरल्स, ऑल एसोसिएटेड पेरिफेरल्स। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल आपके कौन जनरेट करता है, कंट्रोल बस, ताकि जो भी आपके एसोसिएटेड पेरिफेरल्स कनेक्टेड है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो कुछ जो आपके कंट्रोल सिग्नल है वो कौन कौन से देखिए यहाँ पे। सम कंट्रोल सिग्नल्स आर मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट और ऑपकोड फेच। मेमोरी रीड, मेमोरी को रीड करना, मेमोरी को राइट करना, आईओ को रीड करना, आईओ को राउट करना और ऑपकोड फेच। भाई उस यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स अटैच है, तो उनको कौन बताएगा कि भाई मेमोरी के अंदर मेमोरी से डेटा रीड करना है। तो कंट्रोल सिग्नल एक सिग्नल जनरेट करता है, भाई उठ उठ भाई उठ जा। मेमोरी को बोलेगा उठ जा भाई, तेरे अंदर जो डेटा है वो बता क्या है इस एड्रेस के ऊपर। अगर राइट करना है तो मेमोरी को बोलेगा कि भाई इस एड्रेस के ऊपर मुझे डेटा स्टोर करना है, तो उसको बोलेगा कि जगह खाली कर और ये डेटा मैं इस एड्रेस के ऊपर स्टोर करूँगा। इसी प्रकार आईओ रीड, जो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, उनको बोलेगा कि भाई डेटा दो, मुझे रीड करना है। और राइट के लिए डिस्प्ले यूनिट को बताएगा, वीडियो को बताएगा। ओके, और ऑपकोड फेच, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है उसको फेच करेगा।
तो ये सारा का सारा कंट्रोलिंग पावर है आपके कंट्रोल बस के पास। ओके, तो आराम से समझिएगा, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और मैं बता देता हूँ, यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कंप्यूटर 4 चैनल के अंदर। वहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की अगर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और पेपर सेकंड की जो टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल तो है, पर वो अभी भी उसके अंदर क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। उन सभी के आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और वो मेरे द्वारा बनाई जा रही है। फर्स्ट और सेकंड की तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैं ली है मैंने उसको। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैटर्न पता चल जाएगा। और जो एक आपकी सेट की टेस्ट सीरीज है वो मेरे द्वारा स्पेशली डिज़ाइन की जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। उनके आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे। तो आप कंप्यूटर 4 क्वांट जो यूट्यूब कंप्यूटर 4 क्वांट जो ऐप है उसके अंदर जाइए और आप देख सकते हैं आराम से। फिर देखिए नेक्स्ट, लोडिंग द रजिस्टर। द ट्रांसफर ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू अ रजिस्टर इज रेफर टू एज ए लोडिंग द रजिस्टर। तो देखिए ये डेफिनेशन क्यों लिखवा रखी है मैंने, ये क्वेश्चन आया है भाई डायरेक्ट। लोडिंग द रजिस्टर सीधा सा पूछ लिया, पता ही नहीं चल रहा क्या है। ट्रांसफर ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू ए रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर अगर हो रही है तो जो आपका रजिस्टर क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। रजिस्टर क्या हो रहा है आपका, लोड हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, लोडिंग। क्या बोलेंगे, लोडिंग। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। अ कंप्यूटर परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड होते हैं उसके बिहाफ पे कंप्यूटर कुछ जो टास्क परफॉर्म करता है। अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन कोड। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन कोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन कोड का फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन कोड का फॉर्मेट जिसके अंदर अलग अलग फील्ड है, 3 फील्ड है, ऑपकोड, ऑपरेंड और मोड। क्या है, ऑपकोड, ऑपरेंड और मोड। ऑपकोड को और क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फील्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, फिर बाद में कन्फ्यूजन पैदा करती है। ऑपरेशन फील्ड ऑपकोड को बोलते हैं, एड्रेस फील्ड ऑपरेंड को बोलते हैं। मोड 2 तरह के हो सकते हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मोड फील्ड, हाउ ऑपरेंड इज टू बी फाउंडेड। भाई मोड फील्ड क्या बनेगा कि ऑपरेंड है जो ये वो किस तरीके से मिलेगा। तो आगे हम एग्जाम्पल के अंदर करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। मोड ध्यान रखना 2 तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस आर क्लासिफाइड एज। तो नंबर ऑफ एड्रेस के आधार पे आपके इंस्ट्रक्शंस को किस पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से देखिए, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ओके, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से आता है, 1 एड्रेस से आता है, 2 से आता है, 3 आता है। एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस तरह का है ये। सबसे पहले देखिए 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जनरली स्टैक इज यूज। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर किसका यूज किया जाता है, स्टैक का। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन डज नॉट यूज द एड्रेस फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, एड्रेस फील्ड का यूज नहीं करता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ, x इक्वल टू a प्लस बी का स्टार c प्लस डी। पोस्ट फिक्स इसका हमने कन्वर्ट किया है, ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार। प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स हम पढ़ेंगे आगे डीएसए के अंदर। टॉप का मतलब यह है मीन्स टॉप ऑफ स्टैक, और एम ऑफ एक्स का मतलब है इज एन मेमोरी लोकेशन। एम मतलब मेमोरी और एक्स क्या है, मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन के ऊपर वो पड़ी हुई है। जैसे मेमोरी है और यहाँ पे इसका एड्रेस वैल्यू एक्स, तो इस जगह को मैं क्या बोलूँगा, एम ऑफ एक्स। ये जो डेटा है ना उसको मैं बोलूँगा एम ऑफ एक्स। ये डेटा यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या वर्क होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार। क्या, ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ना, वो कौन से ऑपरेशन है बताइए आप मेरे को। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्या है,
जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। पुश ए का मतलब स्टैक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, पुश ए करेंगे, तो मतलब टॉप में आके आ जाएगा ए आ जाएगा। पुश बी, इसके बाद क्या जाएगा टॉप के अंदर बी, सबसे पहले ए पुश किया फिर बी पुश किया, एड टॉप इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये दोनों आपस में एड हो जाएंगे। तो ये वही स्टैक है, इसको अलग पार्ट के अंदर मैंने बता रखा है। अब क्या आ गया स्टैक के अंदर, ए प्लस बी, ये दोनों क्या बन गए, ए प्लस बी। पुश सी, हम ये वाला एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, पुश सी टॉप ऑफ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। पुश डी, टॉप में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड सी प्लस डी। तो नेक्स्ट ये वाला बन जाएगा स्टैक आपका। अब देखिए नीचे क्या ए प्लस बी, उसके ऊपर है सी प्लस डी, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सी प्लस डी स्टार ए प्लस बी पॉप ऑफ एक्स। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाला स्टैक के ऊपर हमारे पास फाइनल बन गया, और जैसे ही पॉप करेंगे तो ये वाला बाहर आ जाएगा। और जो पॉप ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स जो आपके स्टोरेज का एड्रेस है वहाँ पे ये जो वैल्यू सेव हो जाएगी। मतलब टॉप के अंदर जो भी आंसर है वो कहाँ सेव हो जाएगा, मेमोरी में किसी एक्स एड्रेस के ऊपर। ओके, तो इस तरीके से जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन से हम कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना, इसके अंदर हम पुश पॉप यूज़ करते हैं और स्टैक का यूज़ करते हैं। वन एड्रेस रजिस्टर को देखिए, दिस यूजेज एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर डेटा मैनिपुलेशन। वन एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज़ करता है। वन ऑपरेंड इज इन एक्यूमुलेटर एंड द अदर इज इन द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। एक ऑपरेंड तो खुद एक्यूमुलेटर के अंदर रहता है, दूसरा जो रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के अंदर रहेगा। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑप कोड और ऑपरेंड की, ऑप कोड और ऑपरेंड की। Implied means that the CPU already knows that one operand is in the accumulator, so there is no need to specify it. तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप कोड, ऑपरेंड और मोड, सेम एग्जाम्पल लिया है और उसको हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोड यहाँ काम आएंगे, देखिए कौन सी लैंग्वेज है, पहली बात तो बताइए, ये सारी क्या आपकी असेंबली लैंग्वेज है। क्या है, असेंबली लैंग्वेज। लोड है मतलब मेमोरी ए के अंदर सबसे पहले एक लोड किया और एक्यूमुलेटर के अंदर ए। यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई जो ए जो आपका वैल्यू है वो कहाँ लोड करनी है। अब इसका मतलब क्या है, लोड ऑटो अंडरस्टूड है कि जो लोड होगा वो कहाँ होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर होगा। ये ही इंपॉर्टेंट है, अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। एड बी, एक्यूमुलेटर इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी एड्रेस एट बी, ये क्या करेगा, यहाँ देखिए ये आपका मेमोरी एड्रेस है और यहाँ पे ये ए है और ये बी है। तो मेमोरी एड्रेस यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो कहाँ लोड हो जाएगी, एक्यूमुलेटर के अंदर। फिर यहाँ पे बी के पास जो भी वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो हम क्या एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन ए प्लस बी स्टार सी प्लस बी। स्टोर टी का मतलब मेमोरी एड्रेस के अंदर कोई टी लोकेशन है, वहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू है वो स्टोर कर दीजिए। ओके, तो जो आपका ए प्लस बी कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस टी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जनरल से इंस्ट्रक्शन है, इसको आप वन बाय वन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ये, आगे आप समझने की इसको कोशिश कीजिए और बिल्कुल सिंपल है ना। आपको पहचानना है कि भाई जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है या वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट देखिए टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। This is common in commercial computers. Here, two address can be specified in the instruction. Unlike earlier in zero address instruction, the result was stored in the accumulator. Here, the result can be stored at different locations rather than just accumulator, but require more number of bits to be represented. ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम हमारी मर्जी हो वहाँ पे रिजल्ट को होल्ड कर सकते हैं, जबकि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या हो रहा था, हमें रिजल्ट को एक्यूमुलेटर के अंदर होल्ड करना पड़ता था। अब आप इसको देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है और इसको हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी कर रहे हैं, इस बार हमने ए को किस में सेव कराया, R1 रजिस्टर के अंदर, ठीक है। और अब ऐड कर रहे हैं हम बी को R1 से, R1 क्या हो जाएगा, R1 प्लस मेमोरी एड्रेस एट बी। तो यहाँ देखिए हमने एक सेव कराने के लिए अलग रजिस्टर का यूज़ किया हुआ है R1। सेम केस देखिए नेक्स्ट R2 के अंदर हमने C प्लस डी किया,
A+B हमने एक अलग रजिस्टर के अंदर किया R1, C+D हमने अलग रजिस्टर के अंदर किया R2। पहले क्या हो रहा था, हम ये सारी चीज़ें किसके अंदर कर रहे थे, अक्यूमुलेटर के अंदर। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है, 2 एड्रेस क्या है, और अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 3, तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मूव। अब हम ऐड क्या करेंगे, R2 और D। ठीक है, R2 के अंदर D को ऐड कर देंगे और ये अब आप देख सकते हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्या देखेंगे, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हम आगे देखने वाले हैं। सर 3 में क्या होगा, भाई 3 एड्रेस रख सकते हैं आप। यहाँ देखिए, प्रोग्राम क्रिएटेड आर मच शॉर्ट इन साइज बट नंबर ऑफ बिट्स पर इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेस, प्रोग्राम विल नॉट फास्टर। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है भाई तू। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये एक नहीं आएगा ना, ओप कोड, और यहाँ ये दोनों क्या होंगे आपके ऑपरेंड। x इक्वल टू A+B स्टार C+D, R1 R2 आर रजिस्टर्स, एमओविजन मेमोरी लोकेशन। यहाँ आप देखिए इंस्ट्रक्शन की साइज देखिए 3 ही रह गई है। इससे पहले अगर आप इंस्ट्रक्शन की साइज देखोगे कितनी है यहाँ पे 6, इससे पहले आप देखोगे कितनी है 7, ओहो, इससे पहले 0 में देखोगे तो 8। तो जैसे जैसे आप हॉरिजेंटली एड्रेस बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन घटती जाएगी। हमने क्या किया, A+B कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख लिया R1 के अंदर सबसे पहले क्या कर दिया, A को इंसर्ट कर दिया और फिर B को ऐड कर दिया। आई बात समझ में? यहाँ क्या हो देखिए, मेमोरी एड्रेस ऑफ A प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ B दोनों ऐड हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे फिर R1 के अंदर। यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐड इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे हैं। फिर देखिए C+D कर लिया और दोनों कहाँ चले जाएंगे R2 के अंदर, C+D ऐड कर लिया, दोनों कहाँ चले जाएंगे R2 के अंदर। फिर मल्टीप्लाई कर दिया R1 इंटू R2 X, दोनों को मल्टीप्लाई करके X लोकेशन के अंदर सेव करा दिया। है ना सिंपल, और ये सारा काम आपके 3 इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हो चुका है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एड्रेस बढ़ाओगे इसके अंदर, आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर, फॉर्मेट के अंदर या ऑपरेंड के अंदर, वैसे वैसे आपके इंस्ट्रक्शन की साइज तो छोटी होती जाएगी, पर जो बिट यूज करोगे ना आप इंस्ट्रक्शन के अंदर वो बढ़ते जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए क्या है आपका, टाइप ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह की है। फर्स्ट है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन, और इसका एग्जांपल क्या है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब है भाई, ऐसे कमांड्स, ऐसे असेंबली लैंग्वेज या ऐसे सूडो कोड, उनको हम क्या बोलते हैं, सूडो कोड भी बोलते हैं ना, सूडो कोड, जहाँ पे हम एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने देखा ही था, यहाँ पे एक और हो गया देखिए, इंक्रीमेंट है, लोड वाई, एड वाई। इंक्रीमेंट एक करते तो मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर +1, जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है वो एक ऐड हो जाएगी। लोड वाई मतलब मेमोरी एड्रेस जिसका एड्रेस क्या है वाई, वहाँ पे जो भी वैल्यू है वो कहाँ लोड हो जाएगी, एक्यूमुलेटर के अंदर। एड एक्स का मतलब एक कोई मेमोरी एड्रेस है एक्स और एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू है ऐड होके कहाँ चली जाएगी, वापस एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये सारे सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर आर यूज फॉर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सेकेंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन और थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन दोनों के दोनों कहाँ आते हैं, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये ध्यान रखना है किसके अंदर क्या आ रहा है ना, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, पेशेंस रखिए। मेरे ख्याल से अब आपने जब 0, 1, 2, 3 सारे पढ़ लिए, तब आपको कंपेरिजन, तुलनात्मक रूप जब हम करते हैं, जब हम किसी की तुलना करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। फिर देखिए ALU यहाँ पे ये R1 रजिस्टर है, R2 है, R3 R है, ये सारे जनरल रजिस्टर है। तो हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए ऐड के अंदर जैसे मैंने R2 R3 का ऐड करके R1 के अंदर डाल दिया, ऐड R1 R2 का यूज़ करके मैंने R1 के अंदर डाल दिया। ओके, इस तरीके से हम जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। तो इनको हम सेकेंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन और थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। एक और जो थर्ड है वो है हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। क्या है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हम कौन सा एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, 0। क्या 0, पुश एक्स पॉप एक्स।
ऑटो अंडरस्टैंड है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है पुश हो जाएगी एक्स की, और पॉप है मतलब जो भी वाई वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉप हो जाएगी। तो यहाँ हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है एक्यूमुलेटर, सिंगल एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सेकेंड है हमारे पास कौन सा है, जनरल पर्पज रजिस्टर। और थर्ड हमारे पास कौन सा है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर। तो ये सारी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं किसके अंदर, COA के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते, इसलिए मैं काफ़ी डिटेल के अंदर लेके आया हूँ आप सभी के लिए और डायरेक्ट नोट्स लाया हूँ, है ना। तो देखिए हमने क्या क्या चीज़ें देख ली है वॉन न्यूमैन की। यहाँ पे मैं एक बार आपको वापस बता दूँ, यहाँ जाइए, हमने कंट्रोल यूनिट देख लिया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दिया, रजिस्टर, PC, CIR, AC, MAR, MDR, मेमोरी यूनिट। ओके, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं अभी तक। तो इन सबको आप एज इट इज़ याद करना है आपको, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब जो वेरी नेक्स्ट डायनामिक जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका एड्रेसिंग मोड्स। क्या है आपका एड्रेसिंग मोड, जहाँ से क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है। द टर्म एड्रेसिंग मोड रेफर टू द वे इन विच द ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड। ऑपरेंड, ऑप कोड और ऑपरेंड के अंदर काफ़ी आपको क्लियर होना चाहिए क्या बोल रहा है भाई, ये ध्यान रखना। इसको हम एड्रेस फील्ड भी बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि इनको ध्यान रखना, वरना आपको बाद में कन्फ्यूज़न होने लग जाएगा। तो देखिए मैं निकाल देता हूँ आपको फटाफट से, कहाँ मैंने बताया था ये। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी, वरना बाद में बहुत समस्या आती है। ऑप कोड को ऑपरेशन फील्ड बोलते हैं और ऑपरेंड को एड्रेस फील्ड बोलते हैं, ध्यान रखना। ऑप कोड को ऑपरेशन फील्ड और ऑपरेंड को एड्रेस फील्ड। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले आपके पास ऑप कोड होंगे और ऑपरेंड होंगे, ऑप कोड होंगे और ऑपरेंड होंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म में स्टार्टिंग एड्रेस, तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको समझ में आता रहेगा। ओके, मोड्स, कितने तरह के मोड्स है सर, आपके मोड्स से देखिए कितने तरह के, 10 तरह के मोड्स दे रखे हैं। कितने तरह के, 10 तरह के मोड्स दे रखे हैं, इनको आप याद कर लीजिए। सबसे पहले है इम्प्लाइड मोड, फिर है आपके पास इमीडिएट मोड, इम्प्लाइड मोड, फिर है आपके पास कौन सा, इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, कांस्टेंट का, कांस्टेंट का याद कर लीजिए, रट लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, हेश सिंबल का, किसका, हेश सिंबल का। फिर थर्ड आता है आपका रजिस्टर मोड, इम्प्लाइड मोड, इमीडिएट मोड और रजिस्टर मोड। फोर्थ आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, यहाँ पे रजिस्टर मोड फिर रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। फिर देखिए ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट कैसे पता चलेगा, R+ या -R लिखा होगा। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, लूप्स के अंदर। कहाँ यूज़ किया जाता है, लूप्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसको एब्सोल्यूट मोड भी बोलते हैं। पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं, किसके साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पहचान क्या है, @ और यह है ब्रेसेस हो जाएंगे, स्क्वायर ब्रेसेस, स्क्वायर नहीं, ये क्या बोलते हैं, राउंड ब्रेसेस। या तो 8 होगा या इस तरह के ब्रेसेस होंगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। काम क्या आते हैं, पासिंग एरे एज अ पैरामीटर और पॉइंटर। ये जो लिखवा रहा हूँ ये कीवर्ड डायरेक्ट आप याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। ठीक है, पासिंग एरे एज अ पैरामीटर या पॉइंटर के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का। नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, वो कहाँ काम आता है, एरे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। कहाँ पे, एरे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, ध्यान रखना। पासिंग एरे इज अ पैरामीटर तो इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और एरे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इंडेक्स मोड। एक के कीवर्ड का आपको ध्यान रखना है। फिर क्या, नेक्स्ट आपका बेस रजिस्टर। क्या है, बेस रजिस्टर। एक चीज़ ये ध्यान रखना, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर हम प्रोग्राम काउंटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्राम काउंटर का यूज़ करते हैं। सर कहाँ करते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं इसी के अंदर। तो मैंने इसके अंदर क्या डिटेल के अंदर आपको वैसे लिखवा रखा है ना, तो ये आप मेरे ख्याल से आप डिटेल के अंदर पढ़ लीजिएगा।
मैं अगर बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखिए इम्प्लाइड का मतलब क्या है, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एक्सप्लिसिटली, इट इज़ प्रोवाइडेड इम्प्लिसिटली, इफ़ द ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन द डेफिनेशन ऑफ द ऑपकोड इट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड। तो ये लिखी हुई जो भी चीज़ें याद कर लेना है ना, ऑपरेंड अगर डेफिनेशन के अंदर प्रेजेंट ऑपकोड की तो हम इम्प्लाइड बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर डिजाइन विद इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। एग्जाम्पल क्या है, CLC यूज टू रीसेट कैरी फ्लैग। अगर यहाँ पे अगर आप CLC देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्लिसिटली कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। यहाँ आपको देखोगे INCA कुछ अलग से एड्रेस स्पेसिफाई किया है यहाँ पे, देखिए आप, ये तो ऑप कोड है, ऑपरेंड कुछ दिख रहा है नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। ऑप कोड के अंदर खुद के अंदर लिखा रहता है कि इसको क्या करना है, नो नीड टू यूज एनी एड्रेस इन द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर क्या रहेगा, इन दिस मोड डेटा इज प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड। अब यहाँ देखिए कहाँ रहेगा, एड्रेस फील्ड के अंदर आपको पहचान आना चाहिए एड्रेस फील्ड कौन सा है। मैंने बताया था आपको, ये है आपका ऑप कोड ऑपरेशन फील्ड और ये है आपका ऑपरेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस फील्ड भी बोलते हैं। तो जो भी आपका एड्रेस है, डेटा है, वो कहाँ रहेगा, आपके इस एड्रेस फील्ड के अंदर रहेगा। इससे मुझे पता चल जाएगा इमीडिएट है। पर इसके अंदर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, हैश सिंबल से। तो यहाँ देखिए लोड #5 ऐड #10। अब मुझे पता चल गया कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो किसका है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। लोड 5 का मतलब क्या होगा, 5 की जो भी वैल्यू कहाँ लोड होगी, एक्यूमुलेटर के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। 8 10 मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, 10 ऐड कर दूंगा। ओके, तो अगर आपको ये असेंबली लैंग्वेज समझ में आ गई ना, तो आप वैसे भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप अपनी तरफ से करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए रजिस्टर मोड। रजिस्टर मोड के अंदर क्या है, डेटा इज प्लेस इन द रजिस्टर, नो एड्रेस इज प्रेजेंट। जो आपका डेटा है वो कहाँ प्लेस है, रजिस्टर के अंदर प्लेस कर रखा है, नो एड्रेस इज प्रेजेंट। देखिए मूव R1 R2 ऐड R1। अब देखिए जो डेटा है ना R2 या R1 कहाँ रख रखा है मैंने, रजिस्टर के अंदर रख रखा है। तो इससे क्या होगा, R2 की जो भी वैल्यू है कहाँ चली जाएगी, आप रजिस्टर R1 के अंदर। R2 की वैल्यू कहाँ जाएगी, रजिस्टर R1 के अंदर। तो यहाँ पर जो वैल्यू है R2 की वो कहाँ जा रही है, R1 के अंदर। ऐड R1 एक्यूमुलेटर प्लस R1, इसको मैं क्या बोलूँगा, रजिस्टर मोड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, रजिस्टर का। नेक्स्ट देखिए रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। इसके अंदर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया जाएगा, डायरेक्ट रजिस्टर के अंदर डेटा नहीं रख के कहीं और रखा जाएगा। देखिए क्या मतलब इसका, ऐड R1 क्या दिया हुआ है, ऐड R1। अब जो R1 की जो वैल्यू है ना वो कहीं मेमोरी एड्रेस के ऊपर रख रखी है। तो R1 के अंदर जैसे रख रखा है 300, तो ये 300 क्या है, यहाँ पे डेटा नहीं है, ये किसी का एड्रेस है। तो ये कहाँ रेफर करेगा, उस 300 के पास जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू है 400 उसको ऐड करेगा, किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। तो अगर आप देखोगे मेमोरी एड्रेस ऑफ R1 यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 400 प्लस एक्यूमुलेटर कहाँ सेव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। ओके, तो देखिए अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो मैंने शुरू के अंदर अभी 10 जो मोड बताए थे ना, वो उनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, है ना। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी नोट्स के अंदर दिया हुआ है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वैल्यू, इनडायरेक्ट मतलब किसी और जगह पड़ी वैल्यू, रजिस्टर मतलब रजिस्टर का यूज़ करूँगा, और रजिस्टर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब मैं मेमोरी का यूज़ करूँगा। यहाँ देखिए ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ देखिए 300 301 302 यूजिंग ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरी इंस्ट्रक्शन फॉर 300 300 302 ऑटो और यूजिंग इम्प्लीमेंट लूप्स। यहाँ ध्यान रखिए, आप कीवर्ड पकड़िए बस, लूप्स के अंदर आप यूज़ करोगे, है ना। अब देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, देखिए यहाँ पे ऐड R1 और 300 कैसे पहचान करूँगा मैं, इस सिंबल से या इस तरह से सिंबल दिया होगा, है ना। अगर इसके अंदर है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है, ये वैल्यू डायरेक्ट कहाँ है, इस 300 एड्रेस के ऊपर। तो अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी 25। R1 प्लस M ऑफ 300 मतलब 25, और R1 के अंदर जो भी वैल्यू है उसके साथ ऐड होके कहाँ से हो जाएगा, R1 के अंदर। तो यहाँ इफेक्टिव एड्रेस क्या निकल के आ गया, 300।
यूजफुल इन एक्सेसिंग वेरिएबल स्टोर्ड इन मेमोरी। इसको हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस पास कर रखा है। अब इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ इसको हटा देना, इसका यूज़ नहीं करेंगे ना। इनडायरेक्ट के अंदर क्या करेंगे, देखिए आप इनडायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट वैल्यू नहीं होगी, जो वैल्यू दे रखी हो कहीं और पे दे रखी होगी। जैसे लिख रखा है देखिए यहाँ पे ऐड 300। सबसे पहले तो मुझे इससे पता चल गया कि ये जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। अब हम चलते हैं 300, जो 300 दे रखी है वैल्यू, उसके अंदर क्या दिया हुआ है 400। अब ये डेटा नहीं है, ये भी किसी की वैल्यू है, तो ये भी क्या एक एड्रेस है, सॉरी ये भी क्या एड्रेस है, ये रिफर करेगा जाएगा 400 के ऊपर। अब यहाँ पे जो डेटा है वो क्या है, वैल्यू है, तो ये 25 कहाँ पास हो जाएगा आपका, इसके अंदर, इस जगह पे, इस जगह पे। तो इसका इफेक्टिव एड्रेस क्या हो गया, 300 नहीं हुआ। इफेक्टिव एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पे फाइनल आपका डेटा पड़ा हुआ है, वो क्या हो गया आपका 400। एक्सेसिंग मेमोरी 2 टाइम्स रिजल्ट इन मोर एक्सेस टाइम। 2 बार मेमोरी एक्सेस हो रही है इसलिए 2 टाइम्स को ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर आपको चीज़ ध्यान रखना है कि प्रोग्राम काउंटर का हम यूज़ करते हैं। इज गोइंग टू शो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम काउंटर नंबर इवन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड फेच डिकोडेड यूज इन प्रोग्राम रीलोकेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोग्राम रीलोकेशन के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का। ओके तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी कोई हार्ड एंड फायर इश्यू नहीं है कि सीओ अपने आप में थोड़ी सी हल्की सी कॉम्प्लेक्स पड़ती है, तो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिम्मत करके, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए प्रोग्राम काउंटर वैल्यू दी हुई है 300 है ना, और यहाँ पे ब्रांच रजिस्टर दिया हुआ है 321। तो अगर डायरेक्ट ये 321 लिखता है तो ये कहाँ पे जंप करेगा, 321 के अंदर। ओके तो इसकी जगह हम क्या करें, ऑफसेट का यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ करेंगे 321 और 300 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट का यूज़ करेंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलिए इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे क्या है, यूज व्हेन सीपीयू हैज अ लॉट ऑफ रजिस्टर यूज इन एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। बस ये कीवर्ड ध्यान रखिए आप, तो कीवर्ड है ना इंडेक्स रजिस्टर 300। चलिए इसको मैं भी आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, मैं तो समझा दूंगा पर इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हमारा 1 घंटा वीडियो को वैसे ही होने वाला है और भी टॉपिक बचे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए आपका बेस रजिस्टर मोड, बेस ऑफसेट रजिस्टर मोड। बेस ऑफसेट ये कहाँ काम आता है, मल्टी प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम रीलोकेशन। बस ये कीवर्ड ध्यान रखिए ना। ओके बाकी ये चीज़ अगर कहीं एग्जाम्पल आएगा ना, जब मैं मैराथन क्लास लाऊंगा वहाँ पे मैं आपको उसको समझाने की थोड़ी कोशिश करूँगा, या आप बोलोगे मैं तो अलग से वीडियो लेके आ जाऊँ, क्योंकि इन सभी के अंदर कम से कम मुझे 15-15 मिनट चाहिए, तभी आपको समझ में आएंगे। बाकी मैं गाथा गाथा रहूँगा और आपके ऊपर से निकल जाएगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ऑटो एड्रेसिंग मोड। और आपको ऑप्शन दिए हुए थे लूप्स, पॉइंटर और कॉन्स्टेंट। तो जो मैंने कीवर्ड्स बताए थे अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ देखिए पॉइंटर्स का। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर किसका किया जाता है, कॉन्स्टेंट का। और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, लूप्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट के अंदर, किसके अंदर, गेट के अंदर, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा जाएगा सही है गलत कौन सा है। इन एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, क्वेश्चन इन एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। जो ऑपरेंड है मतलब ऑपकोड होता है, ऑपरेंड होता है, और क्या इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है क्या, यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर नहीं, वो होता है आपके इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर। ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर होता है। ओके जैसे आपके इसका एग्जांपल हमने देखा था ना, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का आपको कोई ऐड करना है तो हमने हैश करके 5 लिख लिया। ओके नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड क्या है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है। हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के अंदर। किसके अंदर, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के अंदर। नेक्स्ट देखिए,
द रजिस्टर कंटेनिंग एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। जो भी रजिस्टर है जिसके अंदर एड्रेस है ऑपरेंड का, वो स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन के अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड। देखिए इनको 3 4 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। लोकेशन ऑफ ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट, तो ये क्या हो जाएगा इम्प्लाइड हो जाएगा। तो इम्प्लाइड है, ये इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड है, इमीडिएट है, तो बचा क्या आपका ये वाला एब्सोल्यूट। फिर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स आर सुटेबल फॉर प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम। प्रोग्राम रिलोकेट कौन करता है, अभी मैंने बताया था। एब्सोल्यूट नहीं, बेस एड्रेस रजिस्टर ओके, रिलेटिव एड्रेस रजिस्टर ओके, इनडायरेक्ट नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। ओके, तो और भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे फिर से दिया हुआ देखा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और बेस एड्रेसिंग मोड, और ऑप्शन दिए हुए थे कहाँ काम आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, राइटिंग रीलोकेटेबल कोड और पासिंग एरे एज अ पैरामीटर। तो क्या हो जाएगा एक्स का आंसर 3rd, इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर पासिंग एरे एज अ पैरामीटर यूज करते हैं। फिर देखिए इंडेक्स के अंदर हम एरे इम्प्लीमेंट करते हैं, हाँ, और बेस रजिस्टर के अंदर हम राइटिंग रीलोकेटेबल कोड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एडवांटेजेस क्या एड्रेसिंग मोड के, टू गिव प्रोग्रामर फैसिलिटीज सच एज प्रिंटर्स, काउंटर फॉर लूप्स, कंट्रोल, इंडेक्सिंग ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम रिलोकेशन, टू रिड्यूस नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेसिंग फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, फेच, डिकोड, कंप्यूट, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। ध्यान रखना है, ये आप याद कर लीजिए, फेच, डिकोड, फिर कंप्यूट इफेक्टिव एड्रेस, फिर एग्जीक्यूट इफेक्टिव एड्रेस। अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, एग्जीक्यूट और राइट बैक वापस मेमोरी के अंदर लिख लेना। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा आईओ इंटरफेस। आईओ इंटरफेस क्या होता है देख लीजिए आप। आईओ इंटरफेस यहाँ देखोगे क्या है, द मेथड दैट इज यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस इज नोन एज आईओ इंटरफेस। मेमोरी इंटरनल स्टोरेज से आईओ डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, मेमोरी से जो आपके आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी, उसको किस तरीके से हम करेंगे, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो हम आईओ इंटरफेस के अंदर पढ़ेंगे। देयर एग्जिस्ट ए स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स। ठीक है, सीपीयू और पेरिफेरल्स के बीच में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है टू सुपरवाइज एंड सिंक्रोनाइज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसफर दैट आर कॉल्ड इंटरफेस यूनिट। हम किसके थ्रू करेंगे, इंटरफेस यूनिट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। ये सीपीयू है और ये मेमोरी है। हम क्या करना चाहते हैं, आईओ के थ्रू, आईओ और मेमोरी के थ्रू सीपीयू को डेटा ट्रांसफर जो भी चाहिए वो करना चाहते हैं, या मेमोरी और आईओ के बीच में अगर हमें जैसे मतलब पेन ड्राइव से हमें डेटा ट्रांसफर करना मेमोरी के अंदर, तो किस तरीके से होगा, क्या बार बार सीपीयू के पास रिक्वेस्ट जाएगी या डायरेक्ट ही हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग तकनीक है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए आईओ बस है ये इंटरफेस, ये हम आईओ इंटरफेस का यूज़ करेंगे, और जो भी आपके आईओ डिवाइसेस यहाँ कनेक्टेड है ना, तो जब भी डाटा इधर से आएगा या जाएगा बीच में एक इंटरफेस आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आईओ इंटरफेस। और फिर वो लिंक रहेगा आपका आईओ डिवाइस से, डायरेक्ट आईओ डिवाइस कनेक्टेड नहीं रहेगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसफ़र। भाई किस किस तरीके से होंगे, डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द पेरिफेरल मे बी डन इन एनी ऑफ द 3 पॉसिबल। अब टू एंड फ्रॉम का मतलब क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए। डेटा ट्रांसफर टू मतलब टूवर्ड्स पेरिफेरल, मतलब आईओ डिवाइसेस के पास जाना, फ्रॉम मतलब फ्रॉम पेरिफेरल से हमारे मेमोरी के पास आना। ओके, इसको हम डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम बोलते हैं। 3 तरह का है, प्रोग्राम आईओ, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या है, प्रोग्राम आईओ, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो देखिए स्टोरी की तरह है, तीनों एक एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और क्या चल रहा है यहाँ देखिए आप। प्रोग्राम आईओ के अंदर क्या होता है, इन दिस केस द आईओ डिवाइस डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी। इसके अंदर आईओ डिवाइस डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकती। डेटा ट्रांसफर आईओ टू सीपीयू,
IO instruction should be executed. Data transfer IO instruction should be executed. Data transfer CPU to memory IO instruction should be executed. In programmed IO, CPU remain busy because CPU stays in program loop until IO indicate that it is ready for data transfer. This situation is avoided by interrupt facility. क्या कह रहा है भाई, टेंशन मतलब मैं अभी बता देता हूँ। ये कह रहा है जब भी IO को डेटा भेजना होगा मेमोरी के पास तो CPU एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। या जब भी मेमोरी को IO के पास डेटा भेजना पड़ेगा तो भी CPU एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। मतलब जो चैनल होगा ना वो इस तरीके से होगा, है ना। ये यहाँ से होते हुए फिर आपके मेमोरी के पास जाएगा। अगर मेमोरी से भेजना है तो भी सबसे पहले CPU के पास जाएगा और वहाँ से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और फिर आपके IO डिवाइस के पास जाएगा। इससे क्या हो रहा है? आपका CPU अनावश्यक बिजी हो रहा है। CPU हर समय कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा कहीं IO ने कुछ डेटा भेजा तो नहीं, कहीं IO को कुछ डेटा चाहिए तो नहीं। मेमोरी को भी चेक करता रहेगा कहीं मेमोरी कुछ डेटा भेज तो नहीं रहा है, कहीं मेमोरी को डेटा चाहिए तो नहीं। तो CPU क्या करेगा? अपना जो ओरिजिनल काम है, कैलकुलेशन है, उसको तो नहीं करके कंटिन्यूसली कहाँ बिजी रह रहा है? IO डिवाइस और मेमोरी के अंदर, कि कहीं कोई डेटा ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई डेटा ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, क्या इनको कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। इससे क्या हो रहा है? CPU का यूटिलाइजेशन घट रहा है। जितना CPU का यूटिलाइजेशन होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम्ड IO। भाई पहले से प्रोग्राम कर रखा, वो ही चीज़ यहाँ देखिए वर्डिंग्स के अंदर लिखी हुई है। डेटा ट्रांसफर IO टू CPU, IO इंस्ट्रक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड, है ना। ये आपके इधर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे IO दिया हुआ है, यहाँ पे मेमोरी दिया हुआ है, CPU दिया हुआ है। तो IO से CPU डेटा अगर भेजना है तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, या CPU से अगर मेमोरी को डेटा भेजना है तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर क्या हो रहा है? आपका CPU कंटिन्यूसली बिजी रह रहा है और कोई यूजफुल वर्क नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? इंटरप्ट फैसिलिटी से। तो इसकी जो एक नई तकनीक आई है प्रोग्राम IO के बाद, जो नया कंसेप्ट आया है वो है आपका इंटरप्ट इनिशिएटेड IO। अब भाई साहब ये क्या नई चीज़ करेंगे? क्या इसके अंदर CPU को फ्री कर दिया जाएगा? वो चीज़ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। Whenever data is available from IO device, IO इंटरफेस विल इशू एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू CPU। तो ये हो गया आपका IO, ये हो गया आपके CPU भाई साहब, और ये हो गया आपके मेमोरी। अब ये यूँ कह रहे हैं कि जब भी IO डिवाइस को IO के पास जब भी डेटा अवेलेबल होगा तो आपका जो IO इंटरफेस है, मैंने बताया था ना यहाँ पे एक इंटरफेस का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट IO को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो जो IO इंटरफेस भाई साहब है, इनके मॉनिटर साहब है, कुछ भी कह दो, वो एक इंटरप्ट जनरेट करेंगे और CPU को जगाएंगे, भाई उठ डेटा भेजना है, भाई उठ डेटा भेजना है। आई बात समझ में? अपॉन डिटेक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल द CPU स्टॉप्स मोमेंटरीली द टास्क इट इज वाज परफॉर्मिंग। तो CPU अभी जो भी काम कर रहा होगा वो करना बंद कर देगा। ओके, मोमेंटरीली मतलब कुछ स्टांस ऑफ समय के लिए, मतलब बिल्कुल हल्का सा मोमेंट के लिए। ब्रांचेस टू प्रोसेस IO रिक्वेस्ट, और फटाफट से IO रिक्वेस्ट की तरफ दौड़ेगा एंड देन रिटर्न टू द टास्क इट वाज ओरिजिनली परफॉर्म। कहने का मतलब क्या है? CPU यहाँ पे कोई यूजफुल वर्क कर रहा था, जैसे ही IO ने कोई इंटरप्ट दिया, CPU जाके वो IO रिक्वेस्ट हैंडल की, उसको कंप्लीट किया और वापस अपने ओरिजिनल काम पे आके और काम करने लग गया। आई बात समझ में? यहाँ पे IO रिक्वेस्ट को फुलफिल भी कर दिया और CPU का यूटिलाइजेशन भी पूरा हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन बोथ मेथड एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ CPU इज नीडेड कीप CPU बिजी। पर इसके अंदर भी आप देखोगे, पर यहाँ पे भी CPU आपका क्या हो रहा है? बिजी हो रहा है। जब तक IO टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता CPU यहाँ पे फ्री नहीं है। भाई यहाँ से यहाँ तक तो CPU बिजी है ना, जब तक IO काम नहीं हो जाता। स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? फर्स्ट के अंदर तो CPU कंटिन्यूसली बिजी था, चाहे IO डेटा भेज रहा हो मेमोरी के पास या मेमोरी भेज रहा IO के पास। दूसरे केस के अंदर क्या कर दिया? CPU को कंटिन्यूसली नॉक करने की जरूरत नहीं है, उसको बोल दिया कि भाई तेरे यूजफुल वर्क कर, जैसे ही कोई डेटा अवेलेबल होगा IO के पास एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट तेरे को भेज दिया जाएगा कि भाई अब आजा, भाई तेरी ज़रूरत है, और तू इस IO काम को कर दिए। वो क्या केस था आपका? सेकेंड वाला। पर ये भी डिसएडवांटेजेस क्या है? यहाँ पे कंटिन्यूसली CPU का इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन मतलब CPU की दखल अंदाजी है ना। तो CPU को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वर्क कराए, IO काम कराने के लिए यूज ना ले। देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसका इंटरप्ट IO का?
नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर ईच IO ट्रांसफर। ओके, जो भी IO ट्रांसफर होगा उससे पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने चाहिए। टू ओवरकम दिस सिचुएशन DMA इज यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, नाम सुन रखा होगा। अब भाई साहब आ गया स्थिति में, सबसे पहले था प्रोग्राम IO, फिर था आपका इंटरप्ट IO, अब आ गए आपके DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इस फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब DMA क्या करेगा, देखिए कैसे बाईपास करता है CPU को, देखिए आप। इन दिस केस we can allow the peripherals directly communicate with each other using the memory buses। हम क्या करेंगे, peripherals को डायरेक्ट मेमोरी बसेस के थ्रू कम्युनिकेट कराएंगे, रिमूविंग द इंटरवेंशन ऑफ CPU। अब यहाँ से CPU का हम इंटरवेंशन हटा देंगे। दिस टेक्निक इज नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ड्यूरिंग DMA the CPU is idle and it has no control over the memory buses. The DMA controller takes over the buses to manage the transfer directly between the IO devices and the memory devices। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका एक CPU है, यहाँ पे आपका मेमोरी है, और यहाँ पे क्या था आपका IO। अब बीच में एक DMA का भी काम आ जाएगा। DMA क्या करेगा, शुरुआत के अंदर CPU को पता रहेगा कि कोई डेटा मेमोरी के पास ट्रांसफर करे, उसके बाद CPU पूरी तरह से कट हो जाएगा, CPU को कोई लेना देना नहीं। फिर सारा का सारा हैंडल कैसे होगा, DMA के थ्रू होगा। जितना भी आपको डेटा भेजना है वो DMA के थ्रू आप भेज पाओगे। ओके, यही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। द DMA कंट्रोलर टेक्स ओवर द बसेस टू मैनेज द ट्रांसफर डायरेक्टली बिटवीन IO डिवाइस एंड मेमोरी। अब DMA क्या करेगा, टेक ओवर कर लेगा और डायरेक्ट डेटा भेज पाएंगे आप IO और मेमोरी के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ये आपका DMA है, इसके अंदर क्या क्या देखिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। फ्लैग बिट्स, BR मतलब बस रिक्वेस्ट, BG मतलब बस ग्रांट, A बस मतलब एड्रेस बस, D बस मतलब डेटा बस, RD मतलब रीड, W मतलब राइट। बस रिक्वेस्ट कौन करेगा, डन बाय DMA टू CPU टू गिव कंट्रोल ऑफ बसेस। मतलब वो बोलेगा कि भाई बसेस का कंट्रोल मुझको दे दीजिए, और फिर अगर CPU ने ग्रांट कर दिया अलो DMA टू टेक कंट्रोल ऑफ बसेस, तो कौन सी रिक्वेस्ट करेगा, बस ग्रांट। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर यूजिंग DMA कंट्रोलर। तो DMA कंट्रोलर भी उसके भी टाइप्स है कि वो डेटा किस किस तरीके से वो ट्रांसफर करेगा। बस ट्रांसफर, साइकिल स्टीलिंग और इंटरलीव्ड मोड। बस ट्रांसफर, साइकिल स्टीलिंग और इंटरलीव्ड मोड, ये आपको ध्यान रखना है बस, है ना। इसकी डिटेल पार्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्को रिस्क, इसको आप फटाफट से पढ़ लीजिए। यहाँ पे इनके डिफरेंस है। सिस्क मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जैसा नाम वैसा काम। इसके इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे, इंस्ट्रक्शन लार्ज होंगे, इंस्ट्रक्शन में टेक मोर देन सिंगल क्लॉक, एक से ज़्यादा क्लॉक की ज़रूरत पड़ सकती है, लेस जनरल पर्पस रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड होगी, और मोर डेटा टाइप की इसको ज़रूरत होगी। किसको, सिस्को। रिस्क के बारे में हम बात करें तो सिंपल होंगे, इंस्ट्रक्शन कम अंडर साइज ऑफ 1 वर्ड, एक वर्ड के अंदर इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन टेक्स अ सिंगल साइकिल, इंस्ट्रक्शन सिंगल साइकिल का यूज़ करेगा। मोर जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज़ किया जाएगा, सिंपल एड्रेसिंग मोड का यूज़ किया जाएगा, फ्यूअर डेटा टाइप यूज़ किया जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइपलाइन, पूछ लिया जाता है पाइपलाइन किसके अंदर यूज़ करते हैं, सिस्क के अंदर या रिस्क के अंदर। ओके, तो आज सीओ का हमने काफ़ी मेजर पोर्शन देख लिया है ना। काफ़ी मेजर पोर्शन हमने 1 घंटे के अंदर करने की कोशिश की है। मुझे पता स्पीड फास्ट है, पर प्लीज़ आप इसको स्लो करके सुनिए, बहुत इफेक्टिव है ये मेरे नोट्स है ना। कल हम जो पढ़ने वाले हैं आपकी मेमोरी हायरार्की पढ़ने वाले हैं, फिर कैश मैपिंग टेक्निक पढ़ने वाले हैं, और हम जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पाइपलाइनिंग पढ़ने वाले हैं ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।